सभी को नमस्कार। वर्तमान काल में हमारे समाज में विशेष रूप से मध्यवर्गीय नागर समाज में बढ़ते हुए यौन अपराध सभी जागरूक जनों के लिए चिंता के विषय हैं। आए दिन अखबारों में हर नगर में होने वाले सामूहिक बलात्कारों की, किसी छोटी सी बच्ची के साथ निर्दय रूप से किए गए घृणित यौनाचार की, अपहरण की, महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें छपती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब अखबार में हर नगर में इक्की दुक्की ऐसी घटनाओं की खबरें न आती हों। बच्चे के प्रति हिंसा और हिंसा में भागीदारी करने वाले लोगों में किशोर, युवा, प्रौढ़ और बूढ़े तक हो सकते हैं। उनमें सुशिक्षित लोग हुआ करते हैं, तथा कथित रूप से भद्र समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। उनमें किसी बड़े मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य हो सकता है, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हो सकता है, रिटायर्ड व्यक्ति हो सकता है। सामूहिक हिंसा में, स्त्रियों के प्रति सामूहिक हिंसा में ये लोग शामिल होते हैं। उनमें कदाचित मजदूर, किसान, देहात के लोग नहीं हुआ करते। जिन्हें हम असभ्य, बर्बर, जंगली समझते हैं, वे लोग उनमें नहीं हुआ करते। जिन्हें वनवासी कहा जाता है, उनके समाज में बच्चियों के प्रति यौन हिंसा की जाती हो, अपहरण किया जाता हो महिलाओं का, और कामुक वृत्ति के कारण, कुंठाजन्य विकारों के कारण दुराचार, अनाचार स्त्रियों के प्रति किए जाते हों, ऐसे उदाहरण कदाचित नहीं मिलते हैं। मिलते भी हैं तो बहुत ही कम। उन लोगों में कोई कोई जो शहरी समाज के संपर्क में आ गए और शहर घुस गया है वहां, उनमें इस तरह की दुराचार की संभावना हो सकती है, आशंका हो सकती है। इसलिए चिंता का विषय है कि समाज हमारे शिक्षा संस्थानों में किस तरह के नागरिक पैदा कर रहा है, और क्यों वे अच्छे नागरिक हमारी शिक्षा संस्थाएं नहीं पैदा कर पा रही हैं। क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लड़के कर रहे हैं, मध्यम वर्ग के लड़के कर रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजों में गए हैं। स्कूलों में, विद्यालयों में इस तरह की घटनाएं होती हैं, और विद्यालयों के शिक्षक उनमें लिप्त हैं, लिप्त पाए जाते हैं। आदिवासियों में महिलाओं को जिंदा जलाने की घटनाएं नहीं हुआ करती, उनकी हत्या करने की घटनाएं नहीं हुआ करती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। इसका क्या कारण है? जो अनपढ़ लोग हैं उनमें इस तरह की बातें नहीं होती, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे अत्यंत घृणित पापाचार करते हैं। यह हम सब के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि हमारा समाज, हम उसमें लिप्त हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो घोटुल के संबंध में मैंने पढ़ा था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में घोटुल एक संस्था हुआ करती है, हुआ करती थी, अब तो लगभग वह नष्ट हो गई है। उस पर कहीं कहीं जो आदिवासी समुदायों पर शोध करने के लिए सरकारी संस्थाएं थी, उन्होंने भी जानकारियां छापी थी। पत्रिकाएं जो आदिवासी लोक कला परिषद आदि इत्यादि इस प्रकार की संस्थाओं की निकला करती थी, अभी भी निकल रही हैं, उनमें इनके बारे में जानकारी हुआ करती थी। इसलिए मुझे उस संस्था की कुछ जानकारी है। घोटुल का अर्थ समुदाय भवन है। वो छत्तीसगढ़ में
गाँवों में जो आदिवासी रहते हैं, वनग्रामों में जो जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, उनकी एक संस्था है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली या उसके आसपास जो आदिवासी रहते हैं, वहाँ भी इस तरह की संस्था है। छत्तीसगढ़ में बस्तर और महाराष्ट्र में गोंड और माड़िया जनजातियों में यह संस्था है। और वहाँ जिस प्रकार से लड़के लड़कियों को साथ रखने की व्यवस्था की जाती है और उनमें संबंधों को विकसित करने की इजाजत दी जाती है, वह घोटुल के द्वारा संभव होता है। हमारे यहाँ जो मसीही संस्कार आ गए अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दौरान और जो पाप भावनाएं हमारे भीतर भर दी गईं, उसके कारण मध्यवर्गीय हमारे परिवारों में लड़कियों की तरफ मत देखा करो, उनसे मत मिला करो, इस तरह की शिक्षा दी गई। तथाकथित मिथ्या ब्रह्मचर्य के निर्वाह की शिक्षा दी गई। इसके कारण कुंठाएं दबी दबी रह जाती हैं। कभी न कभी उनका दुर्विपाक विकृत उद्रेक प्रकट होता है। घोटुल के द्वारा व्यवस्था की गई कि स्वस्थ रूप में मानवीय संबंधों का विकास हो सके और वे कुंठाएं पनपे ही ना। हम क्या करते हैं कि जब अपराध हो जाते हैं तब उन अपराधियों की छानबीन करके उनको पकड़ के सजा देते हैं, तब वे अपराध भीतर ही भीतर पनपते रह जाते हैं। ऊपर ऊपर से हम अपराधी को सजा देते हैं। हमने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि अपराधों के अंकुर ही न पनपे। घोटुल में इस प्रकार की व्यवस्था हमारे आदिम समाज के लोगों ने की, आदिवासियों के समाज में की गई कि किशोरावस्था में, वयस संधि में शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनसे कुछ बुद्धि दिग्भ्रमित हो सकती है और उत्सुकता और कौतुक होता है। उस कौतुक और उत्सुकता को दबाया जाएगा और उसके बारे में प्रबोधन नहीं दिया जाएगा तो वह विकृत रूप में प्रकट हो सकता है। तो यह एक घोटुल बनाया गया, छोटी जगहों में एक झोपड़ी भर है। 2 तरह से बनाई जाती थी, उसके ऐसे विवरण मिलते हैं कि छाजन उसमें है, फूस-ऊस की छाजन है, वो खंबे हैं और ढका हुआ दीवारों से, भित्तियों से है। भित्तियों के भीतर बहुत सुंदर चित्र हैं, जो आदिवासियों की चित्रकला बहुत विकसित है। और विदेश के लोगों ने तो जब छत्तीसगढ़ी चित्रकला को देखा तो चकित रह गए और कहीं जापान में उनको बुला रहे हैं कहीं, और कितने बड़े कलाकार उनमें हैं। तो संस्कृति की एक परंपरा तो उनके भीतर है। एक अर्थ में हमसे ज्यादा परिमार्जित सुसंस्कृत हो सकते हैं। तथाकथित मध्यवर्गीय सुशिक्षित समुदाय से और जो बहुत उच्च वर्ग के लोग हैं वो तो और भी ज्यादा अनपढ़ होते हैं, क्योंकि वो तो कारपोरेट और कंपनियों के मालिक बन करके बैठ गए। उनको संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। वो 5,000 करोड़ रुपया शादी में खर्च कर देते हैं। इतना अ, अपव्यय वो देश का अहित करते हैं करके। तो यह जो संस्कृति के नाम पर एक दुराचार समाज में पनप रहा है और हमारी शिक्षा व्यवस्था उसके सुधार के लिए नहीं कर पा रही, तो हमसे ज्यादा अच्छी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने कर ली कि एक व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए लड़के लड़कियों को जैसे ही वो 10 साल के ऊपर होते हैं, उन्होंने एक संस्था बना दी कि यहाँ आकर के बैठो, बात करो। दिन में आकर के यहाँ बैठ करके बात कर सकते हो, एक दूसरे को पहचान सकते हो, एक दूसरे को समझो, जानो, पहचानो, तो वो विकार नहीं पैदा होंगे। हमने ऐसी व्यवस्था नहीं की। तो ये समुदाय भवन या कम्युनिटी हॉल जैसा होटल हुआ करता था। यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी हुआ करता था, क्योंकि वहाँ गाना बजाना, कथाएं कहना, बातचीत करना, इस प्रकार की गतिविधियां हुआ करती थी। और अलग अलग लड़के और अलग अलग लड़कियां जाते थे, लेकिन वहां बैठ करके फिर परिचय एक दूसरे से करने का प्रयास करते थे, तो संबंध उसमें विकसित हो जाया करते थे। इस तरह की व्यवस्था यूरोप के देशों में भी रही है, इसलिए वहां बलात्कार, जहां तक मेरी जानकारी है, कम होते हैं। हमारे ही देश में, हमारे महान देश में, जो महान संस्कृति का देश रहा, ऋषियों का, बड़े बड़े चिंतकों का देश रहा, उसमें महिलाओं के प्रति हिंसा, दुराचार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं कदाचित बहुत ज्यादा होती हैं। अन्य देशों में, जहां तक मेरी जानकारी है,
कुछ एक देशों को छोड़ के, जिनमें कि हमारे ही पड़ोसी देश हो सकते हैं, पाकिस्तान आदि, इतनी ज़्यादा इस प्रकार के महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएँ नहीं होती हैं। तो क्या हमने अपने समाज में लड़के-लड़कियों में सत्संस्कार जागृत करने के लिए अच्छी समीचीन व्यवस्था नहीं की है? और इस पर विचार किया जाना चाहिए। घोटुल में लड़के-लड़कियां परिचय करते हैं, फिर अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। उसकी एक पद्धति बनाई गई। कुछ आदिवासियों में है कि ये लड़का कंघी बनाता है, काठ की। वो क्लिप की तरह से भी वो कंघी काम करती है, जूड़े में खोस सकते हैं। और कंघी उसके हाथ में उसको लिए हुए लड़कियां देखती हैं। जिस लड़की को लड़का पसंद आ जाता है, वो कंघी उसकी चुरा लेती है। चुरा लेने दिया जाता है उस लड़की को वह कंघी, और अगले दिन वह उसी कंघी को अपने बालों में खोस करके दिखाई पड़ती है। तब पहचान दोनों की हो जाती है, दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। फिर बुजुर्ग लोग उनको अनुमति दे देते हैं। प्रायः 10-12 साल के ऊपर के लड़के लड़कियां ही इस प्रकार से कुछ वर्षों तक इनमें आकर के मिलते हैं, बैठते हैं, पहचानते हैं, अपना जीवन साथी चुनते हैं। कभी कभी ही प्रौढ़ लोग इसमें जरूरत पड़ने पर बुलाए जाते हैं या आते हैं। यह बंद संस्था भी नहीं है, खुली संस्था एक तरह से यह रही है। फिर हमने अखबारों में पढ़ा था कि घोटुल के बारे में जब खबरें छपने लगी, तो पत्रकार लोग वहां कैमरे ले लेकर के पहुंचने लगे। बहुत भोले भाले बच्चे बच्चियां, लड़के, किशोर किशोरियां उससे बहुत घबराए। यह समाज का यह जो इंक्रोचमेंट है, ये अपने आप में एक हिंसा है भोले भाले आदिवासियों के ऊपर, जो कि हमसे ज्यादा सुसंस्कृत हैं इस मामले में। कम से कम हमसे ज्यादा अच्छी तरह से संस्कार उनके भीतर हैं, और कला की धारणाएं उनकी अपनी है, और उसकी एक परंपराएं उनकी अपनी है। तो ये तथा कथित सभ्य समाज ने उसमें अनुचित रूप से अतिक्रमण किया। फिर तो नेता लोग भी पहुंच गए कि हम क्या करेंगे, हम तो घोटुल में क्या फीता काटना हो तो हम चले जाते हैं। ऐसी भी कुछ बातें हुई। धीरे धीरे कदाचित वह ये जैसे ही वो जो बस्तर के जंगलों में सुख चैन से रहने वाले समाज थे, उनमें तथाकथित सभ्य समाज पहुंचा, और तथाकथित संचार माध्यमों का प्रवेश वहां हुआ। और फिर तो यह कहा जाने लगा कि इनको भी मुख्य धारा में ले आओ। तो मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रयास किए जाने लगे। तब उनकी जो पारंपरिक संस्थाएं थी वो टूटी। अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार के बहुत सारे आदिवासियों के समाज थे, उनमें कहीं बहुपतित्व की प्रथा है। अब पिछले 2-3 दशकों में वह भी खत्म हो गई। वह उनकी एक सामाजिक आर्थिक आवश्यकता हुआ करती थी। वह समाज टूटा, वह आर्थिक व्यवस्थाएं जब बदली, तो वो व्यवस्थाएं फिर खत्म होने लगी जो स्वतः उनके समाज में विकसित हुई थी। घोटुल की जो संस्था थी वह बहुत ही एक सामाजिक मान मर्यादा और सामाजिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ संबंधों के को विकसित करने के लिए पनपी थी। वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उससे संबंधित जो आस्थाएं, नाच, नृत्य, संगीत, कला, कहानियों की परंपराएं थी, वो भी छीज गई। और यह मैं कोई अनैतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि हम जिस तरह से स्कूलों में हमको पढ़ाया गया, उनमें हम लोगों में, हमारे साथियों में कितनी कितनी कुंठाएं पनपती थी। वो सब जगह यही होगा। आप चाहे गुरुकुल में करें शिक्षा की व्यवस्था, चाहे आधुनिक प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं में करें, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमने बनाई है, हमने उसको दबाए रखने की शिक्षा दी है। जो विकार है, जो मनस का प्रथम विकार वैदिक ऋषियों ने जिसको कहा है, वह उमकता है भीतर। तो उसको दूसरे से चर्चा ना करो, उसको दबाए रखो। हमारे यहाँ तो एक ऋषि वात्स्यायन भी हुए। उन्होंने ये कहा कि किशोर किशोरियों, जवान होते लड़के लड़कियों को हमारे इस शास्त्र की शिक्षा दी जानी चाहिए, विधिवत वे इस शास्त्र को सीखें। पहले के जमाने में उसकी व्यवस्था रही होगी, तभी कदाचित
मध्यकालीन समाज के पहले जो हमारे समाज थे, उनमें सामूहिक बलात्कार, स्त्रियों के प्रति हिंसा की घटनाएँ कदाचित नहीं हुआ करती थीं उस प्रकार से। इक्के-दुक्के होते थे कि जयद्रथ अधम व्यक्ति था, उसका द्रौपदी के साथ उसने दुराचार करने का प्रयास किया। पर जो नागरिक समाज मध्य वर्ग का है, उस समय भी था, आम जनता उस समय भी थी, उनमें इस प्रकार की सामूहिक रूप से, व्यापक रूप से इस तरह की प्रवृत्तियां पनपती हों, या नहीं, मुझे लगता प्राचीन साहित्य के अध्ययन के आधार पर इसमें अपने आप में एक शिक्षा संस्थान बनता जाता था, क्योंकि वे अपने-अपने अनुभव लड़के-लड़कियां एक दूसरे से साझा करते हैं। तो ज़्यादा कारगर शिक्षा होती है जो स्वयं हम अर्जित करते हैं। स्वयं एक दूसरे के साथ काम करते हुए, अनुभव बाँटते हुए अर्जित करते हैं। जो ऊपर से आरोपित की जाती है, चाहे वो कितने ही महान सदुपदेश हों, वो हमारे मस्तक के ऊपर से गुजरते हैं और चित्त में संस्कार बनाते हुए वे नहीं पनपते, क्योंकि जो उनको पढ़ाने वाले हैं वे ही उनमें नहीं जी रहे हैं, तो इसलिए चित्त में उनके संस्कार उस तरह से नहीं पनपते। तो यहाँ तो एक तरह से गृह विज्ञान में भी फिर कुछ शिक्षा वे अर्जित करते थे एक दूसरे के साथ काम करते हुए। ये क्लब का काम भी करता था, ये जो घोटुल का संस्थान हुआ करता था, और उसकी पूरी एक भाषा विकसित हुई। जिन्होंने उसका अध्ययन उस समय किया वो लोग बताते हैं कि ये लड़कियां मोटियारी कही कही जाती थी, लड़के चेलिक कहे जाते थे, और उनकी पहचान इस तरह से होती थी। बुजुर्ग लोग उन पर दूर से निगरानी रखते थे, लेकिन वो देखते थे कि सब ठीक चल रहा है। उनको यह छूट जो दी जाती है, जो आरंभ से ही आपने अविश्वास किया और उसको अंकुश में रखने का प्रयास किया, तो उसका एक उसकी प्रतिक्रिया उसके प्रति विरोध में और विद्रोह में होने लगती है। तो यह बहुत सारी शब्दावलियां फिर उस प्रकार का जो साहित्य है उसमें हम उनके संबंध में जो शोध साहित्य है उसमें हम देखते हैं। और जब ये किशोर किशोरियां जो फिर वयस्क धीरे धीरे हो रहे हैं, एडोलेसेंस या वयस संधि की में पहुंच रहे हैं, उनको जब आवश्यकता पड़ती थी तो वे उनके माता पिता भी उनके मित्र बन करके उनको सलाह दे सकते थे, या तो शिक्षक के रूप में फिर उनको आमंत्रित करते थे कि अब आप हमारी समस्या है, अब आप हमको शिक्षा दीजिए। तो यह स्वयं अर्जित की जाने वाली जो शिक्षा है, और उसकी एक पद्धति विकसित की गई कि इतने समय में सूरज जब यहाँ पहुंचेंगे तो नगाड़ा बजेगा, और वहां पर मोतियारी और चेलिक पहुंचे अब इस प्रकार का, तो वे वहां देर रात तक रह सकते हैं। जिनमें पहचान होने के बाद घोषणा कर दी गई है कि अब ये आगे विवाह करेंगे, वे फिर शाम को साथ साथ उस होटल में जा सकते हैं और जितनी देर वहां रुक करके फिर वापस साथ साथ आ सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें एक धर्म सदैव आदिवासियों के समाज में एक धर्म रहा है। उनके लिंगो देवता इसके प्रवर्तक हैं, और उन देवता ने यह संस्था हमारे लिए हमको दी है ताकि समाज में हमारा अच्छी तरह से स्त्री पुरुष संबंध पनप सके और विवाह हो सके, पसंद के लड़के लड़की आपस में कर सकें एक दूसरे को पसंद करके। तो इसकी गोटुल के गीत, गोटुल की कथाएं अपने आप में एक साहित्य वहां विकसित हुआ करता था, और किस प्रकार से युग्म बनते हैं इसकी एक पद्धति वहां पर विकसित की गई थी। और इस पर अध्ययन है, अ, अच्छी किताबें भी इस पर हैं समाज शास्त्रियों की। शशि शेखर गोपाल देवगांवकर की किताब है गोंड्स ऑफ विदर्भ, और उसमें जो महाराष्ट्र के आदिवासी हैं उन पर क्या असर पड़ा है आधुनिक समाज के अतिक्रमण का, इसका भी अध्ययन हम देख सकते हैं। प्राचीन काल में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रही हैं। तो इस प्रकार का अलगाव जो अब है कि ये आदिवासी हैं या ये वनवासी हैं और हम नागर समाज हैं, अब हम जंगलों में इनके कारपोरेट कंपनियां पहुंचेंगी और विकास करेंगे इनका, इस प्रकार की कोई अवधारणाएं प्राचीन समाज में नहीं थी। तो इनमें कभी-कभी संघर्ष हो सकता था, पर फिर समन्वय होता था और मैत्री संबंध हुआ करते थे।
तो मैंने महाभारत संबंधी पिछले वक्तव्यों में इस प्रकार के प्रसंग उठाए हैं कि कहाँ नागों से, अन्य दस्युओं से, अन्य जो जनजातियां हैं उनसे संघर्ष होता है, फिर आपस में मैत्री संबंध होते हैं, पर उनकी उनकी जो अपने रीति रिवाज परंपराएं अपनी पहचान है उसको नष्ट करने का प्रयास बलात् नहीं किया गया। और यह परस्पर मेलजोल तो हुआ कि उनके देवता अब हमारे देवता हो जाते हैं, तो हम शेषनाग की अनंत के रूप में परिकल्पना करते हैं, और यह आदान प्रदान एक सांस्कृतिक स्तर पर होता है। लेकिन उनकी संस्कृति का विनाश किया जाए, ऐसा कदाचित प्राचीन काल में उस स्तर पर नहीं हुआ जो अब आधुनिक जीवन की बड़ी समस्या इस समय है, तथा कथित आधुनिक सभ्यता के विकास की। प्राचीन साहित्य, संस्कृत साहित्य के अध्ययन से इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी उनके छुटपुट संकेत हमको मिलते हैं, और उसके लिए एक शब्द है संकेत। तो संकेत के वर्णन तो संकेत ग्रह, संकेत स्थल, उसके वर्णन संस्कृत काव्य साहित्य में मिलते हैं। संकेत काल मनसम ज्ञात्वा विटम विदग्धया हसन नेत्रार्पिताकूतम लीला पद्मम निमीलितम। जवान लड़कियां हाथ में लीला पद्म लिया करती थीं। जैसे जापान में बहुत सुंदर पंखा वहां महिलाएं या युवतियां हाथ में लिया करती थीं, उससे हवा करने के काम में भले ही ना आता हो, लेकिन वो शोभा के लिए हाथ में लिए रहती थी। उसी प्रकार से लीला पद्म, सुंदर कमल का फूल हाथ में वो लिए रहती थी, जो रसिक नागर जनों के घर की लड़कियां हुआ करती थीं, किशोरियां और युवतियां हुआ करती थीं। पार्वती ने भी, कालिदास ने भी पार्वती के हाथ में लीला पद्म था, इसका वर्णन किया है कुमार संभव में। और लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती, बहुत ही सुंदर श्लोक कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है कि जब नारद उसके विवाह के बारे में उसके पिता से बातचीत कर रहे हैं, शंकर से उसके विवाह की, तो जो पिता है उन्होंने ये नहीं कहा पार्वती से कि तू अंदर जाके बैठ, तू मत सुन। तो वो एक थोड़ी दूर बैठ करके वह सुन रही है, उसके विवाह की चर्चा हो रही है, तो वह लजा रही है, लेकिन कान उसी तरफ लगे हुए हैं, आंख भले ही देख ना रही हो। ये बहुत सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है, केवल एक पंक्ति में कहा है, एवं वादिनी देवर्षौ पितु पार्श्वे अधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। जब नारद ऐसा ऐसा कह रहे थे कि शंकर तैयार हो गए हैं इसके विवाह के लिए, शंकर से इसका विवाह होगा, शंकर इसके विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे, तो पार्वती सिर झुकाए हुए हाथ में जो लीला कमल है उसकी पंखुड़ियों को गिन रही थी। इतने ही शब्दों में उन्होंने कह दिया है पार्वती के भीतर की जो दुनिया है, किशोरी की, युवती होती हुई लड़की के भीतर की दुनिया को। तो यह हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदानु वेद, मेघदूत में यक्षिणियों का वर्णन करते हुए भी कालिदास ने कहा कि लीला पद्म, यक्षिणियां हाथ में लिए रहती हैं। तो यह, उसके और पहले जाते हैं तो महाभारत में तो फिर जो आदिवासी समाज और आदिम जनजातियों के वर्णन मिलते हैं, उनसे कहीं कहीं लगता है कि ये जो सातत्य चला आ रहा है कि महाभारत कालीन जो आदिवासी समाज हैं वो बस्तर के उन इलाकों में और हिमाचल प्रदेश के हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में अभी भी कम से कम 50 वर्ष पहले तक तो लगभग वो वैसे ही रह रहे थे जैसे वो 2,500-3,000 वर्ष पहले रहते होंगे, और उनके रीति रिवाज परंपराएं बनी हुई थी। उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और धर्म की अवधारणाएं थी, जो मेरी दृष्टि में वैदिक ऋषि जो कहते हैं लगभग उसी प्रकार की उनकी अवधारणाएं हैं। हमारे एक अग्रज संस्कृत के प्राध्यापक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में देवीदत्त शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के एक गांव में वहां की बोली का अध्ययन किया। उसके वाक्य उन्होंने रिकॉर्ड किए, उनके बोलने के लहजे को उन्होंने रिकॉर्ड किया, और बहुत सारे उदाहरण देते हुए उनका निष्कर्ष ये था कि ये लोग वैदिक भाषा में बात करते हैं, वैदिक संस्कृत में लगभग बात करते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। उन्होंने वाक्य उद्धृत किए, वह जो हिमाचल प्रदेश में गांव है, और उसको बाद में हेरिटेज विलेज भी कहा गया, और उसके आसपास का अब तो वहां सब फिर बदल ही गया है। आधुनिक जीवन, आधुनिक शिक्षा, उनको आधुनिक दृष्टि से सुशिक्षित किया जाए, यह सब जो हुआ, और उनके जंगल
पट्टे उनके पास नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, तो आसानी से छीने जा सकते हैं। यह सब जो समस्याएं आई महाभारत में सभा पर्व के 24वें अध्याय में 4 पांडवों की दिग्विजय यात्रा का, सभा पर्व में कुछ अध्यायों में 4 पांडवों की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है। उसमें विशेष रूप से अर्जुन और नकुल सहदेव हिमालय की तराई के क्षेत्रों में और जो जहाँ जनजातियां रहती थीं उन क्षेत्रों में जाते हैं। अब विजय तो उन पर प्राप्त कर ही लेंगे, वो तो बहुत भोले भाले लोग हैं और ये ये बड़े शक्तिशाली क्षत्रिय समाज के लोग हैं, तो दिग्विजय यात्रा में विजय वो प्राप्त करते हैं। लेकिन इन जनजातियों का उल्लेख करते हुए महाभारत में कहीं कहीं इनके बारे में कुछ विवरण दिया गया है। दस्यु समाज इसमें रहता है, यह भी कहा गया। यहाँ पर भी चोर डाकू का अर्थ नहीं लेना चाहिए, और दस्युओं के संबंध में जो कथाएं महाभारत में हैं, उनसे मुझे यही लगता है कि वह एक जनजाति है और की पूरी बस्ती दस्युओं की है। ऐसा अर्जुन उस गांव में पहुंच जाते हैं, यह वहां कहा गया है। और अनेक गणराज्य वहां पर है। अब यह जो एक राजा का शासन और एक सामंती व्यवस्था आ चुकी है हस्तिनापुर में और कुरु पांचाल में, मद्र देश में, उसके अलावा जो जंगलों में जनजातियां रह रही हैं, उनमें उस तरह का राजा नहीं है। उनमें कबीले हैं और उनके गण हैं। कबीलों को ही गण कहा गया है कि गण व्यवस्था वहां पर है, और अनेक गणराज्य हैं जिनका महाभारत में वर्णन यहाँ पर किया गया है। पर विशेष रूप से व्यवस्था जो मैंने प्रसंग उठाया है, उसके संदर्भ में एक उल्लेख यहाँ पर मिलता है। जब अर्जुन पहुंचते हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में, तो वे उत्सव संकेत नामक स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो ये संकेत स्थल है और उत्सव यहाँ पर होता है, ऐसा इससे आभास होता है। और वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि उत्सव संकेत एक ऐसा स्थान है जहां पर कि समूह युवक युवतियों के मिलते हैं और अपने लिए लड़के कन्याएं चुनते हैं, या लड़कियां अपने वर जहां चुनती हैं। और उन्होंने वर्ण रत्नाकर नामक किसी ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये भारत सावित्री में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि वर्ण रत्नाकर में इसको मदन ग्रह या संकेत ग्रह भी कहा गया है। तो संकेत ग्रहों के वर्णन तो महाभारत के बाद का जो हमारा काव्य साहित्य है उसमें मिलते हैं। और वो कोई लता मंडप, कोई केली कुंज, किसी नदी के किनारे का कोई वेतस कुंज भी हो सकता है, और उसमें आपस में तय कैसे होगा इसकी एक कूट भाषा या कोड लैंग्वेज भी है, उसका भी वर्णन वहां पर मिलता है कि कई तरह के संकेतों की भाषा हुआ करती थी जिसमें वो आपस में तय कर लेते थे कि इतने समय मिलेंगे। जैसा वो श्लोक मैंने पढ़ा है कि उसने लीला पद्म की पंखुड़ियां सिकोड़ दी, तो लीला पद्म की पंखुड़ियां सिकोड़ने से आशा यह है कि सूर्यास्त के समय मिलेगी, फिर अन्य संकेतों से अमुक स्थान पर मिलेगी लड़की, यह सब उसको कहा जाता है। तो यह एक संकेत की भाषा विकसित थी और उसको बुजुर्ग लोग जानते भी थे, वह हमारे समाज में चलता था। उसको रोंदने की, दबाने की कोशिश नहीं की गई। मुझे ऐसे उल्लेख तो नहीं ही मिले कि उनको कोई दंड दे दिया गया है, और महिलाएं भी जा ही रही हैं। तो यह एक स्थान प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी वर्णित है जिसको कि मदन ग्रह या संकेत ग्रह कहा गया है। उसके लिए इस ग्रंथ का वर्णन, इस ग्रंथ का संदर्भ वासुदेव शरण अग्रवाल देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यह जो कुछ शताब्दियों से घोटुल की प्रथा छत्तीसगढ़ के गोंड और मड़िया जनजातियों में, महाराष्ट्र के गोंडों में, जनजातियों में, आदिवासियों में प्रचलित थी, वह वैदिक काल से चली आ रही उन समाजों की प्रथा थी। और वह एक स्वस्थ समाज को बनाए बचाए रखने के लिए एक सांस्थानिक संरचना उस समाज में की गई, उसकी पुष्टि महाभारत में
जो पर्वतीय प्रदेशों के आदिवासियों के समाजों के वर्णन हैं, उन वर्णनों से भी होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।